हो गया स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आवाज़ आ रही है आपके पास? सुन पा रहे हैं अभी? आज का सेशन जो है काफ़ी खास रहने वाला है। आज का जो सेशन रहेगा, अभी हम इसकी विस्तार से बात करेंगे। अभी इस सेशन में हम आज शुरू करें लिटरेचर की क्लासेस। लिटरेचर की जो क्लासेस हैं ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के लिए अभी शुरू कर रहे हैं, और अगले कुछ दिनों तक लगातार इसी समय पे आपको ये क्लासेस जो है लाइव मिलेंगी। हाँ, क्लासेस में थोड़ा सा कोई बदलाव ये हो सकता है कि क्लास जो है 8 बजे की बजाय कभी 7:30 हो सकती है। ये थोड़ा सा कोई छोटा सा बदलाव जो है हम लोग कर सकते हैं। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड, गौरव जैन। हाँ गौरव, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। थोड़े से और बच्चे आ जाते हैं, अभी अभी शुरू कर रहे हैं। गौरव, आप भी थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ में। और अपना जो इस वर्ष का जो मिशन अपन लेकर के चल रहे हैं, इस सेशन का जो मिशन लेकर के चल रहे हैं, गौरव जैन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बिल्कुल वहीं तक पहुंचेंगे। लेकिन पहले आज मिल्टन को अपन पूरा निचोड़ के रख देंगे। मिल्टन क्या था, उसकी बाल की खाल जो है गौरव आज निकाल के छोड़ेंगे अपन। तो दबा दब से एकदम से शेयर कर दो, एक बार अपने साथियों को इंटीमेट कर दीजिए, और भी साथी जुड़ जाए तो मज़ा आ जाएगा, है ना। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ। जो ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट का जो अपन मिशन लेकर के चल रहे हैं, उस मिशन को अपनी इस बार अकम्प्लिश करना ही है। वी हैव टू, है ना। हाँ, थोड़ा सा गौरव अभी स्टार्ट कर ही रहे हैं। जॉन मिल्टन के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले अपन बात करेंगे थोड़ा सा लिटरेचर के बारे में। थोड़ा लिटरेचर की बात करते हैं और फिर अपन आते हैं सिलसिलेवार तरीके से इस पे, आपके जॉन मिल्टन पे। गुड इवनिंग, मैथ्स विद मेहर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो देखिए, जिस अपन लिटरेचर को लेकर चल रहे हैं, साहित्य को लेकर चल रहे हैं, तो साहित्य होता क्या है? एक्चुअली साहित्य है हमारे समाज का दर्पण, हमारे समाज का आईना। यानी जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज कैसा है, वहाँ पर किस तरह के रीति रिवाज प्रचलित हैं, हम किस तरह की कुरीतियाँ, किस तरह की प्रथाएं, किस तरह की ट्रेडिशंस, कन्वेंशंस, इनको हम रूबरू होते हैं, और उनको हम किताबों के माध्यम से, साहित्य की किताबों के माध्यम से, या फिर फिल्मों के जरिए देखते हैं। ये सारा सब कुछ हमारा क्या है? साहित्य है, लिटरेचर है। तो एक तरह से लिटरेचर इज अ मिरर टू आवर सोसाइटी। यदि हम पुराने समाज का दर्शन करना चाहें तो पुराना लिटरेचर उठा लीजिए। कंटेम्प्रेरी यदि आप लेना चाहें तो आप उसको कर लीजिए। झुंझुनू प्लस ओ लेवल से, अच्छा 0 लेवल, ओके, बिल्कुल लेवल से अपन शुरू कर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अपन बहुत अच्छा इसको करेंगे, बहुत सलीके से इस काम को करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, ठीक है। अनऑर्गेनाइज नहीं होगा, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है। आप इस बात का विश्वास रखिए, और यही विश्वास जो है हमें अपनी कामयाबियों तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, जैसा अभी मैंने कहा कि हाँ, आज हम बात कर रहे हैं लिटरेचर की। किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड सेकंड के संदर्भ में। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो आगे जो ग्रेड थर्ड की तैयारी करेंगे उनके लिए फायदेमंद नहीं है, बिल्कुल फायदेमंद है। ज्ञान का एक एक कतरा जो है वो बिल्कुल फायदेमंद होता है, सभी के लिए फायदेमंद होता है। क्यों गौरव, सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल। तो चलिए बात करते हैं लिटरेचर की। तो सबसे पहले मैंने छोटा सा परिभाषित करने की कोशिश किया। एक बार मैं एक कमेंट ले लेता हूं। मैथ्स विद मेहर सर जी, पूरा फर्स्ट ग्रेड सिलेबस फ्री रहेगा क्या सर? देखिए, ये तो स्काई एजुकेटर ऐप जो है वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। यूट्यूब पे पूरा ऐसा इस तरह से देना संभव तो नहीं हो पाता है ना। तो ये जानकारी आपको वहाँ से मिल पाएगी मैनेजमेंट से। काफ़ी टीम बड़ी है, तो टीम जैसा हमें निर्देश देती है उसी प्रकार से हमें
काम करना होता है। खैर, अब मैं अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। लिटरेचर यानी हमारे साहित्य, हमारा जो साहित्य है हमारे समाज का दर्पण है, आईना है। पुराने समय का आप साहित्य उठाते हैं, इसका मतलब आप पुराने समाज के दर्शन कर रहे हैं। आज का कंटेम्प्रेरी आप लिटरेचर पढ़ते हैं, इसका मतलब आज के दौर में जो चीजें चलन में हैं आप उनके बारे में जान रहे हैं। अब आ जाइए आप ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की तरफ। ठीक है, ग्रेड यदि आप सेकंड की बात करें तो ग्रेड सेकंड में आपके 4 टॉपिक्स जो है लिटरेचर में दिए गए हैं। धर्मपाल, एज यू लाइक इट और मैकबेथ टेक्स्ट पढ़ाना। सर बिल्कुल धर्मपाल, होगा, ये भी होगा। आप जुड़े रहिए और अपने साथियों से और भी आप थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए ताकि अपन थोड़ा सा फ्लो में अच्छे से काम कर पाए अभी, है ना। थोड़ा सा क्लास में जितनी स्ट्रेंथ रहेगी उतना ही आपको भी मजा आएगा और मेरे को भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ से। ठीक है धर्मपाल, थोड़ा सा शेयर कीजिए इसको फटाक से। खैर, तो ग्रेड सेकंड में आपके जो 4 जो टॉपिक्स हैं लिटरेचर के, जिसमें आपका इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश भी है, जिसमें आपका मोमेंट्स भी है, जिसमें आपके पीरियड्स भी हैं और जिसमें आपके लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स भी हैं। ये 4 आपके टॉपिक्स हैं। यदि आप अपने मोमेंट्स एंड पीरियड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिर जॉन मिल्टन जो है आपके बिल्कुल काम का है। झुंझुनू प्लस कह रहे हैं सारे यूट्यूब पर मुझे आपका ही चैनल पसंद आया, स्पेशली इंग्लिश को लेकर के। जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अच्छा लगा मुझे सुन करके। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं लिटरेरी मूवमेंट्स एंड पीरियड्स की। तो वहां पर भी देखिए जॉन मिल्टन जो है एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्लेस जो रखता है अपने आप में। एक ये इतिहास है, ठीक है, लिटरेचर का एक बहुत बड़ा फिगर है। यदि इंग्लिश लिटरेचर से आप शेक्सपियर को निकाल दें और यदि जॉन मिल्टन को निकाल दें तो यूं समझ लीजिए आधा लिटरेचर आपने निकाल दिया है, समझ गए। तो इसी तरह से यदि आप मूवमेंट्स की इनकी बात करें तो जॉन मिल्टन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। जिस तरह से शेक्सपियर इंपॉर्टेंट है वैसे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन की आज हम बात करेंगे। अब चलिए फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड की यदि बात करें तो वहां पर जो ग्रेड आपका जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड दे रखा है उसमें जो पहली जो पोएम दे रखी है, 8 जो पोएम्स दे रखी हैं उनमें जो आपकी पहली पोएम दे रखी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे रखी है। ठीक है, तो दोनों ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड दोनों के लिए है। इसमें यदि केवल ही अपन पोएम की बात करें तो सीधा सीधा ये कनेक्ट हो जाता है किससे, आपका ये फर्स्ट ग्रेड से कनेक्ट हो जाता है। और केवल ही मैं सिर्फ क्या करूं, सिर्फ इसके बायोग्राफी की बात करूं, इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं, जॉन मिल्टन की पूरी लाइफ हिस्ट्री की बात करूं, तो फिर ये आपके जो पीरियड्स एंड मोमेंट्स हैं उनसे टच हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं अभी जॉन मिल्टन की। तो जॉन मिल्टन जिनका जन्म जो है 1608 में हुआ था और मृत्यु जो है 1674 में हुई थी। ठीक है, 1608 में 9 दिसंबर 1608 को इनका जन्म हुआ था और लंदन में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु जो है वो 8 नवंबर 1674 को हुई थी। इसी बीच में कल्पना सैनी, गुड इवनिंग सर। बिल्कुल गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप? मैथ्स विद मेहर सर, अभी जो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जो पेंडिंग है वो कब तक आएगा, कोई न्यूज़ है क्या सर? देखिए न्यूज़ मेरे पास नहीं आती है, हम भी कयास लगाते हैं, ठीक है, कुछ प्रेडिक्शंस अपन लोग लेते हैं, है ना, तो उनके आधार पे अपन कयास लगाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे भी कोई डाल रहा है तो थोड़ा यूँ ही मान लीजिए कुछ व्यूज़ वगैरह के लिए डाल रहे होंगे। खैर वापस लौटते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो 1608 में इनका जन्म हुआ था और 1674 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी रेपुटेशन जो है वो किस आधार पे, महेश कुमार कह रहे हैं गुड इवनिंग। बिल्कुल गुड इवनिंग महेश, कैसे आप? अच्छे होंगे, ओके बिल्कुल। खैर, तो मिल्टन की पहचान कैसे है? तो एक अंग्रेज कवि थे, एक पैम्पलिटियर थे और सिविल सर्वेंट भी थे ये, और शेक्सपियर के बाद में सबसे बड़ा जाइंट फिगर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के। इंग्लिश लिटरेचर इनके बिना अधूरा है। जिस तरह से शेक्सपियर के बिना अधूरा है, उसी तरह से जॉन मिल्टन के बिना भी आपका जो
इंग्लिश लिटरेचर है वो अधूरा रहेगा। बिल्कुल रेगुलर रहेगा। संगीता जी गुड इवनिंग। श्रवण सर इंग्लिश कोनी समझ आवे के कहाँ आएगी भैया, लगातार पढ़ोगे तो बिल्कुल आएगी। खैर चलिए, अब मैं थोड़े से कमेंट अब कम लूंगा, क्लास में स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है और आप भी थोड़ा सा इम्पेशेंटली वेट कर रहे होंगे कि कब हम शुरू करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं इस चीज को दोहराता हूं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जॉन मिल्टन। 1608 में इनका जन्म हुआ और 1674 में इनकी मृत्यु होती है कौन ये है साहब इंग्लिश लिटरेचर के एक जाइंट फिगर। शेक्सपियर के बाद में यो कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन एक लिहाज से ये शेक्सपियर से भी ऊपर एक पायदान पे हैं और वो पायदान कहलाता है आपका एपिक। इन्होंने 11,000 से ज्यादा पंक्तियों का एक बहुत विशाल का एपिक जो है, जिसका नाम आप लोग भी जानते हैं और मैं अपने मुंह से फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, जो है पैराडाइज लॉस्ट। जी हां, पैराडाइज लॉस्ट की वजह से इनकी रेपुटेशन जो है वो बहुत ही चरम पे पहुंच गई। तो उन्हीं जॉन मिल्टन की आज हम बात कर रहे हैं। तो मिल्टन को इनके पैराडाइज लॉस्ट के लिए जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में सबसे बड़ा एपिक माना जाता है। इसके बाद में उन्होंने ये यहीं पर नहीं रुके थे और ये सब सारा काम उन्होंने अंधा होने के बाद किया था, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। इसके बाद में यहीं पर नहीं रुके, आगे उन्होंने पैराडाइज रीगेंड लिखा, सैमसन एगोनिस्टिस लिखा और इन सब ने इनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए थे। अपने प्रोज वर्क्स यानी इनके गद्य वाले भाग की बात करें, प्रोज वर्क्स की इनकी बात करें, तो जिस वक्त में ये थे तो उस वक्त में इंग्लैंड में चर्च जो है एक बहुत बड़ी एक बॉडी हुआ करती है, ऑटोनोमस बॉडी मान सकते हैं आप उसको। इतनी बड़ी होती थी चर्च की सत्ता कि वह राजतंत्र जो उस वक्त वहां प्रचलित था उसको भी क्या करती थी, प्रभावित करती थी। संसद भी थी। तो उस वक्त जो वहां उस वक्त जो राजा जो थे चार्ल्स फर्स्ट, उनकी जो नीतियां थी उनके खिलाफ जो सिविल वॉर हुआ था उसमें भी जॉन मिल्टन जो है अग्रणी लोगों में शामिल थे। और चर्च जो कि कैथोलिसिज्म को मानती थी, आपको पता ही है, अभी अपन थोड़ा विस्तार से बात भी करेंगे इसके बारे में, ठीक है, कि ईसाइयों में 2 मोटे मोटे मत हैं, एक तो कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। जो कैथोलिक हैं वो चर्च की जो पुरानी जो रूढ़ियां हैं, कन्वेंशंस हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं, जो काफी फॉल्टी रही, जिनकी वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, ठीक है, जिनकी वजह से चर्च जो है काफी पावरफुल होता गया और इतना पावरफुल होता गया कि सत्ता पर भी वो हावी होने लग गया था। तो उस चर्च उसके खिलाफ भी इन्होंने पैम्पलेट्स लिखे, ट्रैक्ट्स लिखे, ठीक है, यो कह लीजिए कि उन्होंने प्रोज वर्क्स में कुछ शानदार चीजें हैं उनके खिलाफ लिखी। राजशाही के खिलाफ भी उन्होंने लिखा और फिर आगे चल करके सिविल वॉर जो हुआ, ठीक है, तब भी ये काफी सक्रिय रहे और चार्ल्स फर्स्ट का जब एग्जीक्यूशन हुआ उसे फांसी पर लटकाया गया और क्रोमवेल जो है जो सत्ता में आ गए, तब भी मिल्टन जो है अग्रणी भूमिका में रहे थे। और जब क्रोमवेल की सत्ता आई तो उनको विदेशी भाषा का यूं कह लीजिए एक मंत्री जितना बड़ा पद जो है इनको दे दिया गया था। तो आज मैं उसी जॉन मिल्टन की बात जो है आप लोगों के सामने यहां पर करने वाला हूं। तो जॉन मिल्टन ने किस तरह से काम किया, क्या किया, ये सारी बातें जो हैं अभी मैं करने वाला हूं। आज का जो पूरा जो सेशन जो है पूरा हम डेडिकेट करेंगे जॉन मिल्टन की बायोग्राफी पे, उसकी लाइफ हिस्ट्री पे, उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं वो हमें दिए, हम उनकी बात जो हम यहाँ पे करेंगे। क्लास के बाद में आपको इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी, वो भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, सबसे पहले अपन बात करते हैं जॉन मिल्टन की। तो मिल्टन को हम जानते हैं किसके लिए, उनके पैराडाइज लॉस्ट के लिए जानते हैं, जिसे आज अंग्रेजी भाषा में सबसे बड़ा एपिक माना जाता है, ठीक है। ओवरऑल पूरी दुनिया भर के लिटरेचर की बात करें तो याद रखिएगा अपना जो महाभारत है, जी हां महाभारत है, उसको सबसे बड़ा एपिक माना गया है, वो है सबसे विशाल एपिक। लेकिन यदि आप बात करें किसकी,
इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे बड़ा एपिक किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया आपका जॉन मिल्टन के द्वारा, जिसमें मोर देन 10,000 लाइन्स हैं। पैराडाइज रीगेंड और सैमसन एगोनिस्टिस इन्होंने इसके बाद में लिखा था। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्काई एजुकेयर, वो आपको ज्वाइन करना रहेगा, वहां से आपको पीडीएफ जो है इसकी अवेलेबल हो पाएगी। खैर, तो मिल्टन की जो प्रतिष्ठा है वो किसी एक वर्क पर, उसकी एक रचना पर निर्भर नहीं करती है। पैराडाइज लोस्ट ही अकेला नहीं है, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। पास्टल एलेजीज उन्होंने लाइसिडस लिखी है, जिसको लिसिडास भी पढ़ा जाता है 1637 में। तो अपने प्रोज वर्क्स में मिल्टन ने इंग्लैंड के चर्च के उन्मूलन और चार्ल्स फर्स्ट जो है उसका एग्जीक्यूशन अर्थात उसको फांसी पे लटकाना, इन दो चीजों की इसने वकालत करी थी। 1642 यानी 1642 में जब सिविल वॉर की शुरुआत हुई, वहां से लेकर के 1660 में जब चार्ल्स सेकंड जो है राजा के रूप में वापस बहाल हुआ, चार्ल्स फर्स्ट को फांसी पर लटकाया गया था। 1649 में ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो सत्ता पर काबिज हुआ था, जो कि पहले एक सोल्जर भी था, बाद में एक स्टेट्समैन पॉलिटिशियन बना। ठीक है, सत्ता में काबिज हुआ। और उसके बाद जब चार्ल्स सेकंड 1660 में जो वापस लौट करके आया, उसको सत्ता मिली। ठीक है, यानी रेस्टोरेशन पीरियड जब शुरू हुआ, तब तक भी मिल्टन जो है काफी सक्रिय था। तो उन्होंने अपने सभी जो वर्क्स हैं, उनकी रचनाएं हैं, उसमें उन्होंने अपना राजनीतिक दर्शन, राजा के द्वारा जो अत्याचार किए गए उनके खिलाफ, और राजशाही ने जिस धर्म का पक्ष लिया अर्थात कैथोलिक जो धर्म है जिसका पक्ष लिया गया, ठीक है, उसका भी उन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। फिर इसमें क्या होता है कि जब आपका सिविल वॉर खत्म हो गया, क्रॉमवेल सत्ता में आ गया, तो क्रॉमवेल के जब सत्ता में आने के बाद में मिल्टन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अब वो बड़ी जिम्मेदारी क्या थी? मिल्टन को विदेशी भाषा का, ठीक है, एक मंत्री नियुक्त किया गया, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब मिल्टन की जिम्मेदारियां बढ़ गई। साहब, जिम्मेदारी कैसे बढ़ गई? क्योंकि कुछ लोग या कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जिन्होंने चार्ल्स फर्स्ट को जब फांसी पे लटका दिया, तो उसके बाद में वो ग्रुप सक्रिय थे और उन ग्रुप्स ने क्या किया, इस बात का पक्ष लेना शुरू किया कि राजशाही सही थी, जो क्रॉमवेल का जो कॉमनवेल्थ जो शासन है, राष्ट्रमंडल का जो शासन है, वो सही नहीं है देश के लिए। इस बात के लिए वो क्या करते? पैम्पलेट्स, एसेज जो है, बुक्स जो हैं, वो लिखा करते थे। अब उनका जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी थी? मिल्टन की थी। तो मिल्टन क्या करता था साहब? मिल्टन उनका चीज, दूसरा जो कॉमनवेल्थ का जो शासन है, दूसरी चीज इनका समर्थन करते हुए विरोधियों को जवाब देना था। अब देखिएगा, ये जो प्रश्नों का उत्तर देना, जवाब देना, ठीक है, ये जो उत्तर प्रत्युत्तर जो है ये चलते रहे, और इसके बीच में मिल्टन को रिगरस स्टडी जो है वो भी करनी पड़ी ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा। बिल्कुल सही करें, ठीक है। बिल्कुल बी हेडेड किया गया था, हाँ, गर्दन ही हटा दी थी बेचारी की, काट दी थी गर्दन। ठीक है, उसको पेशी पे बुलाया था। चार्ल्स फर्स्ट जो था, एक्चुअल में इसने चार्ल्स फर्स्ट ने क्या किया, जब इसके खिलाफ उसको पता चल गया कि संसद जो है वो मेरे खिलाफ हो गई है, ठीक है, और अब मुझे किसी भी वक्त मेरी जान को खतरा है, तो चार्ल्स फर्स्ट ने देखिए क्या किया। चार्ल्स फर्स्ट ने अपने ससुराल, जी हाँ, उसका ससुराल जो था वो था फ्रांस में, ठीक है, वहां भाग गया। अब उसको ये कभी भी अंदाजा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा कि जब मैं वहां पेशी पे आऊंगा तो मेरा सर ही कलम कर देंगे, ठीक है, ऐसा उसको अंदेशा था ही नहीं साहब उसको। तो हालांकि थोड़ा बहुत तो लग तो रहा था उसको, लेकिन फिर भी उसको एंटाइज करके, ठीक है, थोड़ा ट्रैप करके, बेला फुसला के उसको बुलाया गया ससुराल से, यानी फ्रांस से आता है वो, और उसी पेशे में ही क्या कर दिया गया, उसकी गर्दन जो है
beheaded उसको कर दिया गया। ऐसा चार्ल्स फर्स्ट के साथ किया गया था। ये जो चार्ल्स फर्स्ट के साथ जो व्यवहार किया गया था इसे जायज ठहराना और क्रॉमवेल की जो सत्ता थी उसको जायज ठहराना, इन दो कामों की जिम्मेदारी मिल्टन की थी कि मिल्टन क्या करेगा, अपनी कलम के माध्यम से अपनी कोई प्रतिक्रिया आ रही है तो उसका क्या करेगा, जवाब देगा। अब इसके लिए साहब उसको बहुत पढ़ना भी पड़ता था, बहुत लिखना भी पड़ता था, ठीक है, ये सारे काम उसको करने पड़ते थे। अब फिर होता क्या है कि मिल्टन साहब जो है अंधे भी हो जाते हैं। अब अंधे होने के बाद में कोई व्यक्ति कैसे लिख सकता है, तो अंधे होने के बाद में, ठीक है, इन्होंने क्या किया, कुछ अपने पर्सनल असिस्टेंट रखे, उनको हायर किया, कुछ लोगों को हायर किया, और इनकी जो बेटियां जो थी, ठीक है, ये भी इस काम में सपोर्ट करते थे। ये क्या करता था, ये सिर्फ डिक्टेट करता था और बाकी के जो लोग हैं उनको लिख देते थे। लेकिन इसके घरवाले जो है इससे बड़े तंग थे, तो इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो उस पर भी अभी अपन चलेंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इसके प्रारंभिक जीवन और इसकी शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं। ये सारी बातें आपको एक बार सुन लेनी है, ये सारा आपको प्रिंट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा मैंने आपको बता दिया है, स्काई एजुकेयर का ऐप का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा कि मिल्टन के दादा जिनका नाम था रिचर्ड, अब बिल्कुल कट्टर रोमन कैथोलिक थे साहब, बिल्कुल कट्टर, ठीक है। अब इनका बेटा यानी जॉन मिल्टन के पिता, उनका नाम भी याद रखिएगा जॉन मिल्टन ही था। जॉन मिल्टन के पिता का नाम भी क्या था, जॉन मिल्टन था। आप उनको जॉन मिल्टन सीनियर कह सकते हैं या जॉन सीनियर कह सकते हैं। तो अब देखिए होता क्या है, रिचर्ड आ जाए। एक वक्त तो ऐसा भी था इंग्लैंड में कि आपने कोई जघन्य अपराध कर दिया, मान लीजिए मर्डर ही कर दिया है, तो आपको क्या करेगी, चर्च जो है कुछ पैसे लेकर के एक माफीनामा आपको दे देगी। आप चर्च में जाइए, कन्फेशन बॉक्स में जाइए, कन्फेशन कीजिए, पादरी से अपना माफीनामा खरीदिए, और उसके बाद में जो सत्ता जो है, स्टेट जो है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप दिखा दीजिए मेरे पास तो माफीनामा है, ठीक है। तो इतना प्रभावशाली हो चला था चर्च। चर्च में कई तरह के शोषण होते थे, वहां चर्च में जो नन्स होती थी उनका भी शोषण होता था। तो चर्च काफी प्रभावशाली हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है वो इसको कैथोलिसिज्म को मानते थे, ठीक है। अब ये इतने कट्टर थे कि इनका बेटा यानी जॉन मिल्टन का पिता जॉन सीनियर जो है, इनको उन्होंने एक छोटी सी बात पे घर से निकाल दिया कि निकलो यहां से, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। किस बात पे, कि इन्होंने क्या किया, जो नई बाइबल उस वक्त चलन में आई थी वो पढ़ ली थी साहब, उसका वाचन किया उन्होंने, ठीक है। जो न्यू बाइबल जो थी वो पढ़ ली उन्होंने, इंग्लिश बाइबल वो पढ़ ली, जो पुरानी ओल्ड टेस्टामेंट है उसकी बजाय ये पढ़ ली। तो इस इतनी सी बात पे इनको क्या कर दिया, अपने घर से निकाल दिया। अब सब किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो बड़ा आर्थिक संकट उसके सामने आ जाता है। तो अब इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए इन्होंने एक लेखक के रूप में व्यवसाय जो है प्रारंभ किया। ये क्या करते थे, कोई कानूनी जैसे दस्तावेज वगैरह हैं उनकी कॉपीज जो लिख करके तैयार करते थे। इसके अलावा उन्होंने मनी लैंडिंग का काम भी शुरू किया, यानी सूदखोर महाजन, ठीक है, ये काम भी इन्होंने क्या किया, शुरू किया। फिर इनकी पत्नी जिनका नाम था सारा जेफरी, और सारा जेफरी के पिता जो थे एक टेलर थे, दर्जी थे, है ना। तो इनके 3 बच्चे होते हैं, इनमें सबसे बड़ी थी एनी, और फिर थे जॉन मिल्टन, और उसके बाद में थे जॉन क्रिस्टोफर। तो 3 भाई बहन थे। तो जॉन मिल्टन जो है ये बीच में थे, ठीक है, मझले। 3 भाई बहनों में ये दूसरे नंबर पे थे। हालांकि इनका जो छोटा भाई है क्रिस्टोफर, ठीक है, ये आगे चल के एक वकील भी बना, और ये एक रॉयलिस्ट था, याद रखिए, और अपने पिता की तरह से वो भी एक कैथोलिक ही रहा, रोमन कैथोलिक ही बनकर के रहा, ठीक है। और अपने पिता मतलब अपने दादा की तरह से, सॉरी, और अपने पूरे जीवन भर में जॉन मिल्टन ने अपने इस भाई के साथ में संबंध जो सहेज करके रखे। यो तो नहीं कहेंगे कि बहुत प्रगाढ़ संबंध थे, लेकिन संबंधों को उन्होंने सहेज करके रखा, संबंधों को खराब नहीं किया।
खराब होने की एक वजह यह भी हो सकती थी कि उसका जो भाई था, छोटा भाई, वो रॉयलिस्ट विचारधारा का था, राजशाही वाली विचारधारा का था, कैथोलिक था, जबकि मिल्टन जो है वो शुरुआत में तो कैथोलिसिज्म के प्रति अट्रैक्ट रहा होगा, लेकिन बाद में वो प्यूरिटन बना। ठीक है, प्यूरिटन का मतलब आप ये समझिए, जो चर्च की जो बुराइयां हैं उनको प्योर करना, शुद्ध करना, इस विचारधारा के जो लोग हैं वो प्यूरिटन कहलाए। तो एक प्रश्न आपके लिए यह भी बनता है कि मिल्टन क्या था? मिल्टन एक प्यूरिटन था। ठीक है, मिल्टन क्या था? प्यूरिटन था। तो ये बातें पर्याप्त थी अपने भाई के साथ में वैचारिक मतभेद के लिए, लेकिन फिर भी उसने अपने भाई के साथ में संबंध जो है उनको अच्छे बना करके रखा। 1660 में जब स्टुअर्ट की राजशाही जो है वापस बहाल हो गई, चार्ल्स सेकंड जो सत्ता पे आ गया, रेस्टोरेशन पीरियड लिटरेचर के लिहाज से स्टार्ट हो गया, तो यही इसका छोटा भाई क्रिस्टोफर जो है, ठीक है, इसने इसकी जॉन मिल्टन की मदद करी थी। किस मसले में? क्योंकि मिल्टन किसके खिलाफ था? मिल्टन के खिलाफ था राजशाही के। मिल्टन किसके पक्ष में था? मिल्टन पक्ष में था ओलिवर क्रॉमवेल के, और खुल करके लोगों के सामने आ चुका था। अब राजशाही के लोगों को पता था कि मिल्टन भी हमारा क्या है? विरोधी है, दुश्मन है। अब राजशाही जब वापस आ गई तो वो क्या करेंगे? भैया निपटाएंगे इसको। तो उन्होंने इसके नाम से वारंट निकाल दिया। अब वारंट निकालते मिल्टन भाई साहब हो गए गायब, हाइडिंग में चले गए, अंडरग्राउंड हो गए अपनी भाषा में कहे तो। तब इसके भाई ने, ठीक है, एंड्रयू मॉरवेल ने और भी कई लोग थे जो काफी इन्फ्लुएंशियल थे, उन लोगों ने प्रयास किया, तब एक आम माफीनामा जो है जारी किया गया। ठीक है, और तब मिल्टन की थोड़ी सी मुक्ति वहां से होती है कि बूढ़ा है, आंखों से अंधा है, ये सब तर्क दिए गए, तब जाकर के इसका पीछा छूटता है। अब वापस चलते हैं इसके बचपन में। तो जॉन मिल्टन के पिता जो थे, संगीत से भी उनका लगाव था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? ये सारी चीजें जो है अपने बेटे के अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करी। ये पढ़ाई में हमेशा से होशियार थे, लेकिन 11 साल के जब हुए तब पहली बार स्कूल में गए। ठीक है, क्राइस्ट कॉलेज में 1625 में जाते हैं। पहले सेंट पॉल स्कूल जो है, ठीक है, उस सेंट पॉल स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया। वहां पे काफी अच्छे थे पढ़ाई में। 1625 के अंदर ये चले जाते हैं क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में। देखिए, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। अब ये कैम्ब्रिज नाम से तो आपको याद आ गए होंगे, राहुल गांधी भी याद आ गए होंगे, है ना। तो ये जो क्राइस्ट कॉलेज है, वहां के विद्यार्थी रहे, पढ़ने में बहुत ही होशियार थे, लेकिन अपने विचारों के पक्के थे। और उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य यह था कि मैं आगे चल के क्लर्जी बनूं, पादरी बनूं। ठीक है, क्लर्जी बनूं, पादरी बनूं, ये इनका क्या था? उद्देश्य था। इस उद्देश्य को लेकर के ये पढ़ने के लिए गए थे। ठीक है, इन्होंने 1629 में यहां पर बीए की डिग्री हासिल कर ली, और 1632 में इन्होंने एमए की डिग्री हासिल कर ली। लेकिन अपने विचारों पर अडिग रहने वाले जो व्यक्ति जो थे, मिल्टन जो थे, इनका वहां पर कोई विलियम चैपल नाम से इनके शिक्षक थे, उनके साथ थोड़ा क्लैश हो जाता है। तो इस वजह से इनको एक बार रस्टिकेट भी कर दिया गया था। जी हाँ, इनको कॉलेज से निकाल भी दिया गया था अस्थायी तौर पर, साल भर के लिए। फिर वापस इनका एडमिशन इनको वापस लिया गया, और इस तरह से इन्होंने 1632 में अपनी पढ़ाई जो है, मास्टर्स डिग्री जो है, एमए जो है, वहां से कर लिया। अब देखिएगा, ये बनना क्या चाहते थे? ये बनना चाहते थे सब पादरी, क्लर्जी बनना चाहते थे, ये इनका इरादा था। लेकिन वहां पर जब ये कॉलेज में थे तो वहां पर देखा कि मेरे जो साथी जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका कोई सम्मान नहीं है, उनके सम्मान में कमी है, मतलब उनको अच्छा वो माहौल नहीं लगा। कारण क्या थी? कारण ये था कि मिल्टन का जो फिजिक जो था, शरीर जो था, बिल्कुल सिलेंडर नहीं बोल रहा हूं, स्लेंडर बोल रहा हूं, दुबला पतला, लाइक गर्ल्स। ठीक है, बिल्कुल कुछ ज्यादा ही भूरे बाल थे, रंग जो है कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा और भी फेयर कॉम्प्लेक्शन था, आमतौर पर जैसे लड़कों का था उससे कहीं ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन था। तो इसको लड़की लड़की कहकर के चिढ़ाते थे, मिस कॉलेज बना दिया था इसको। ठीक है, और इसको लेडी ऑफ द क्राइस्ट
कह के पुकारते थे। इसके जो साथी है इसको क्या कह के पुकारते थे? लेडी ऑफ क्राइस्ट। याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है, हालांकि इस तरह के बेतुके सवाल पूछे तो नहीं जाने चाहिए, लेकिन कोई भरोसा नहीं भैया, कैसे भी सवाल भी आ सकते हैं। तो लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। क्राइस्ट का मतलब क्राइस्ट कॉलेज जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है। तो लेडी ऑफ क्राइस्ट कह करके इसको चिढ़ाते थे। तो एक तो इस वजह से इसके वहां कोई ज्यादा दोस्ताना संबंध जो है, ठीक है, वो स्टैब्लिश नहीं हुए। फिर इसके अलावा ये अपने को कुछ ज्यादा सुपीरियर समझता था और अपने साथियों को थोड़ा कमतर आंकता था। और एक वजह यह थी कि इनका झुकाव जो है धीरे धीरे अब प्यूरिटनिज्म की तरफ होने लग गया था। किसकी तरफ होने लग गया था? प्यूरिटनिज्म की तरफ होने लग गया था। ठीक है, अब प्यूरिटनिज्म क्या है? अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बोल के गया था, फिर से बोल देता हूं उसको। प्योर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है शुद्ध। तो प्यूरिटन मतलब वो व्यक्ति है जो वर्तमान में जो एस्टैब्लिश्ड जो चर्च का जो सिस्टम था, चर्च के सिस्टम में जो खामियां थी उसमें जो सुधार चाहते थे कि ये फला फला सुधार होने चाहिए, ठीक है, उनको क्या कहा गया? प्यूरिटनिस्ट कहा गया। तो प्यूरिटन की तरफ इनका झुकाव जो है जैसे जैसे मैच्योर होते जा रहे थे, ठीक है, उनकी तरफ झुकाव होता गया और ये और कट्टरपंथी होते गए उस विचार के प्रति। अब कुल मिलाकर के बात कहे तो जॉन मिल्टन जो है वो अपने क्राइस्ट कॉलेज से कोई खास प्रसन्न नहीं थे, यानी यूं कह सकते हैं अप्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि लेडी ऑफ क्राइस्ट इनको कहते थे, इनका गोरा, अत्यधिक गोरा रंग, इनका नाजुक शरीर और भूरे इनके बाल जो थे उनकी वजह से, है ना। लेकिन फिर भी मिल्टन ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है वहां पर एकेडमिक तौर पे किया। 4th रैंक जो है वो वहां पर लेकर के आए थे। ठीक है, 7 साल का उनका रहा वहां पे, 7 साल रुके 1625 से लेकर के 1632 तक। अब देखिए इन्होंने कॉलेज तो छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी पढ़ने की ललक जो है ना वो उनमें अब भी थी, पढ़ना नहीं छोड़ा उन्होंने। इसी बीच में, इसी दरमियान उन्होंने क्या किया, यहां पे कॉलेज में रहते हुए ही लेखन कार्य जो वो भी प्रारंभ कर दिया था और काफी अच्छा लिखने लग गए थे। हालांकि उनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं उनकी यदि अपन बात करें तो हमको यूं कह सकते हैं कि 1632 से 1674 के बीच में मोटा मोटा उन्होंने लिखा है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। ये और भी ज्यादा अच्छा लिख सकते थे, बहुत बढ़िया लिख सकते थे, लेकिन आगे के जीवन में ये प्रेस के ऊपर वहां पर पाबंदी लग गई थी, सेंसरशिप, जैसे फिल्मों पे सेंसर बोर्ड होता है ना, वैसे ही सेंसर होने लगी थी किताबें छोड़ी, सब कुछ पूरा लिटरेचर सेंसर होने लग गया था। तो उसकी वजह से ज्यादा लिख नहीं पाए थे, छुप छुप करके लिखना पड़ता था इनको। खैर, अब मिल्टन जो है वो अभी भी पढ़ाई से जुड़े हुए थे। ठीक है, इनके पिता जो है वेल टू डू हो गए थे, अच्छे मतलब कमाने लग गए थे। अब इन्होंने सोचा क्यों ना एक विदेश यात्रा करी जाए, तो साहब ये यूरोप घूमने निकल गए 1638 में, साथ में एक नौकर भी ले गए। ठीक है, और लगभग 15 महीने तक यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसका उन्होंने भ्रमण किया। ज्यादातर समय जो इटली और वहां पर भी खासतौर से रोम और फ्लोरेंस में यहां पर उन्होंने वक्त बिताया। अब इस यात्रा की एक बहुत अच्छी बात जो मैं आपको बताता हूं, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा सभी के लिए, चाहे ग्रेड 1 क्यों, ग्रेड 2 क्यों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रहेगा? महान एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो जो है, जो उस वक्त हाउस अरेस्ट में थे, नजरबंद थे, उनसे इनकी मुलाकात होती है। जी हां, किसकी मुलाकात होती है? जॉन मिल्टन की मुलाकात होती है। किससे? गैलीलियो से। अब आप कहेंगे सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे हो गया? भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हो गया कि जब मिल्टन ने अपनी पैराडाइज लॉस्ट लिखी तो उस पैराडाइज लॉस्ट में जो अपने समकालिक जो लोग हैं उनमें से यदि किसी का जिक्र किया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ गैलीलियो। जी हां, मिल्टन ने अपने समकालिक, अपने कंटेम्परेरी गैलीलियो, जिनसे वो मिलकर के आए थे फ्लोरेंस में, ठीक है,
तो उनका जिक्र कहां किया? उन्होंने पैराडाइज लोस्ट में किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके लिए, याद रखिएगा इस चीज को। अब इसी बीच ये जो यात्रा कर रहे थे, इसी यात्रा में इनको पता चलता है कि इंग्लैंड में अब जो है वो सिविल वॉर जो छिड़ गया है, गृह युद्ध जो है वो हो रहा है। साहब क्या हो रहा है? गृह युद्ध हो रहा है। तो अपने घर चलना चाहिए, तो आगे लौट करके लंदन। ठीक है, अब लौट करके आए तो पैसे वैसे थोड़े खत्म हो गए। अब अपने पिता के पास नहीं गए, हालांकि कोई ज्यादा दूर नहीं थे। ठीक है, अपने पिता के पास नहीं गए, अलग ही रहने लगे। और वहां उन्होंने फिर क्या किया? पढ़ाना शुरू किया बतौर टीचर। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया अपने जो बहन के बेटे हैं, ठीक है, उनको भी उन्होंने पढ़ाया था। और भी कुछ प्राइवेट ट्यूशन्स जो है इन्होंने पढ़ानी शुरू कर दी थी। इनकी बहन जो एनी है, उसके बेटे को उन्होंने पढ़ाया था। ठीक है, अब 1630 में बात करते हैं 1630 की। इन्होंने लिखा ऑन शेक्सपियर, गद्य की रचना है, प्रोज की रचना है, प्रोज वर्क है इनका। ऑन शेक्सपियर 1630 में लिखते हैं। पहली बार शेक्सपियर के जो नाटक हैं, जो सेकंड वॉल्यूम पब्लिश हुए थे 1632 में, उसमें पब्लिश हुआ था। ठीक, अलग से इंडिविजुअली पब्लिश नहीं किया। और अब मिल्टन अपना पूरा नाम भी नहीं लिखते थे उसमें। मिल्टन सिर्फ लिखते JM, यानी जॉन मिल्टन। JM थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है, क्योंकि एक तरह से प्रेस पे क्या थी? पाबंदी थी। जो कुछ लिखोगे उसको पहले हमसे चेक करवाओ फिर छपेगा, सेंसरशिप था। इसी के विरोध में आगे चल करके उन्होंने 1644 में एरियोजिपिटी का जो है वो भी लिखी थी। ठीक है, अब ऑन शेक्सपियर जो लिखा उसके बारे में एक पंक्ति बोल देता हूं। ऑन शेक्सपियर में इन्होंने कहा कि कोई भी मानव निर्मित स्मारक जो है शेक्सपियर की उपलब्धियों के लिए कोई श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती। यानी इंसान के द्वारा बनाया हुआ कुछ भी आप शेक्सपियर को श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करो तो वो श्रद्धांजलि बोनी है, छोटी है। अर्थात शेक्सपियर इतना महान व्यक्ति है। तो हम लोग तो फिर भी कई बार इस रेस में उतर जाते हैं कि शेक्सपियर महान था या मिल्टन महान था, लेकिन मिल्टन के लिए कौन महान था? खुद शेक्सपियर महान था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1639 में जब ये विदेश से लौटे, लौटने के बाद में मिल्टन ने अपना पूरा ध्यान जो है पोइट्री से प्रोज की तरफ शिफ्ट कर दिया था। इसलिए पोइट्री जो है बहुत ज्यादा नहीं है मिल्टन की। सोनेट्स मिलेंगे आपको पोइट्री में। ठीक है, पैराडाइज लोस्ट भी पोएम ही है। ठीक है, इत्यादि ये हैं। इसके अलावा इसका प्रोज वर्क जो है वो खूब ज्यादा है। तो पोएट्री से प्रोज की तरफ शिफ्ट हो गए। और ऐसा करने में इंग्लैंड के जो चर्च हैं, वहां की जो रॉयलिस्ट गवर्नमेंट है, उनका जो समूल विनाश करना है, ठीक है, इस पचड़े में पड़ गए। इस वजह से ये भी विवादों में पड़ गए। ये इनका विवादों में नाम उछलने लग गया। अब 1641 से लेकर 42 में मिल्टन ने क्या किया? चर्च और सरकार के सुधार पर 5 ट्रैक्ट जो है वो लिखे। 5 ट्रैक्ट जो है लिखे, यो मान लीजिए 5 किताबें लिखी, 5 बड़े बड़े निबंध लिखे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने डिवोर्स ट्रैक्ट्स भी लिखे जॉन मिल्टन ने, जो 1643 में आया था। 1642 में इनकी शादी हुई थी। ठीक है, अब शादी इनकी हुई थी मैरी पॉवेल से, जो कि रॉयलिस्ट फैमिली से बिलोंग करती थी। और उनकी खुद की विचारधारा कैसी थी? रॉयलिस्ट थी। अब मिल्टन कैसे थे? प्यूरिटन थे। ठीक है, ये इस विचार में तब्दीलियां चाहते थे। ठीक है, वो रॉयलिस्ट थी और ये मिल्टन कैसे थे? प्यूरिस्ट थे, प्यूरिटन थे। तो दोनों के बीच में विवाद हो गया, बात बनी नहीं, सा विचार मिले नहीं इनके। तो फिर क्या हुआ? इनकी पत्नी जो है वो सब चली गई मायके, अपने पिता से मिलने गई थी। ठीक है, शादी के 2-4-5 दिन बाद में ही फिर वापस लौटी नहीं। अब जब लौटी नहीं तो उसके पीछे काफी कारण हो सकते हैं। विचारों का नहीं मिलना ये पहला कारण था, फैमिली स्टेटस दूसरा कारण था। एक कारण उम्र भी था कि जहां मिल्टन की उम्र जो है उस वक्त 34 वर्ष थी, उस वक्त मैरी पॉवेल उनकी पहली पत्नी, उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। कितनी थी? मात्र
17 वर्ष थी। तो खैर इसी विषय पे मैं आगे भी थोड़ा सा बात करूंगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी शादी जो कि सफल नहीं हो पा रही थी, उस शादी से खिन्न होकर के इन्होंने डिवोर्स ट्रैक्ट्स भी लिखे जो 1643 में आए, जिसमें उन्होंने तलाक मिलना चाहिए, इस तरह की बातें जो हैं वो उन्होंने कही। फिर एंटी मोनार्किकल जो ट्रैक्ट्स हैं वो भी उन्होंने लिखे, जिसमें फादर्स ऑफ द चर्च, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स और रिफॉर्मेशन, ठीक है, इस तरह के जो ट्रैक्ट्स हैं इनकी काफी चर्चित हुए, ठीक है। तो ये सब इन्होंने अपने इस दौर में, सिविल वॉर वाला जो दौर है उसमें इन्होंने लिखा। अब वापस मैं इनकी शादी वाली बात पे लौट करके आता हूं। वैवाहिक जीवन की इनकी बात करें तो मिल्टन ने कुल मिलाकर के 3 शादियां करी थी। जो पहली जो शादी हुई 1642 में, 1642 में, वो पहली शादी थी इनकी मैरी पॉवेल से। शादी किससे हुई? मैरी पॉवेल से इनकी शादी हुई, जो कि रॉयलिस्ट फैमिली से बिलोंग करती थी। उनकी विचारधारा भी रॉयलिस्ट थी। मिल्टन जो है इस विचारधारा के उलट, ठीक है, वो थे प्यूरिटन थे। अब एज डिफरेंस भी काफी था कि ये तो 34 वर्ष के थे और उस लड़की की उम्र मात्र 17 वर्ष थी। तो शारीरिक और जो मानसिक जो विकास होता है, जो उम्र का एक फासला होता है, वो सारे फर्क जो है यहां पर नजर आए। शादी के चंद दिनों बाद में ही मैरी जो है अपने पिता के घर पे चली जाती है और फिर वापस नहीं लौटने की कसम खा लेती कि मैं उस व्यक्ति के पास नहीं रहूंगी। अब मिल्टन जो है इस बात से नाराज हो जाता है, खिन्न हो जाता है, तो वो डिवोर्स ट्रैक्ट्स जो है वो लिखता है, ठीक है। अब डिवोर्स ट्रैक्ट लिखा तो लोग भी कुछ थोड़े सपोर्ट में आए। फिर एक काम और होता है मिल्टन की लाइफ में, एक डेविस नाम की एक महिला होती है, जिसके साथ में इसकी कोर्टशिप यानी उसका अफेयर जो है डेवलप होने लग जाता है। बट डेविस जो है वो इसको टर्न डाउन कर देती है, इसको अस्वीकार कर देती है, मिल्टन को स्वीकार नहीं करती है। लेकिन ये खबर जो है मैरी को लगती है और मैरी जो है वापस इसके पास आ जाती है, क्योंकि मिल्टन ने तो यही कर लिया था कि तू नहीं तो कोई और सही, है ना। उसी थ्योरी पे चलने लग गया कि ठीक है या तो आ जाओ या तलाक दे दो, नहीं तो फिर मैं दूसरा घर बसाता हूं भाई। तो फिर मैरी वापस लौट करके आती है और इनके 4 बच्चे जो हैं वो भी होते हैं, ठीक है। 4 बच्चे, पहली लड़की होती है एनी इसका नाम है, दूसरा जो है दूसरी बच्ची का नाम है मैरी है, और फिर उसके बाद जॉन नाम का एक लड़का है, फिर डिबोरा नाम की एक लड़की होती है। ये 4 बच्चे जिनके होते हैं। फिर 1652 में मैरी पॉल की क्या हो जाती है, डिबोरा के जन्म के मात्र 3 दिन बाद में डेथ हो जाती है। 3 दिन बाद में डेथ हो जाती है। 1652 कब की बात कर रहे हैं? 1652 की बात कर रहे हैं। अब यहां पर मिल्टन क्या करते हैं, एक और शादी करते हैं आगे चल के। कैथरीन वुडकॉक लड़की का नाम है, कैथरीन वुडकॉक। ये भी मिल्टन से काफी छोटी थी आयु में, अवस्था में। नवंबर 1656 में शादी कर लेते हैं और एक बेटी को ये जन्म देती है, और उस बेटी के जन्म के 4 महीने बाद में यानी फरवरी 1658 में कैथरीन वुडकॉक की मृत्यु हो जाती है, और उसके कुछ दिनों बाद में उस बेटी की भी मृत्यु हो जाती है। ये इनकी दूसरी शादी थी, कोई बहुत लंबे वक्त तक नहीं चली। लेकिन मिल्टन भाई साहब यहीं नहीं रुके, तीसरी शादी भी उन्होंने करी। जी हाँ, जो उनकी तीसरी शादी है वो होती है फरवरी 1663 में। एलिजाबेथ मिल्शुल ये लड़की का नाम होता है। अब यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग बात आप देखिएगा कि 31 साल का अंतर था मिल्टन और एलिजाबेथ के दोनों के बीच में, 31 साल का अंतर। क्योंकि उस वक्त एलिजाबेथ मिन्शुल की जो एज है वो थी मात्र 24 वर्ष, 24 इयर्स ऑफ एज, और मिल्टन की जो पहली पत्नी है उससे जो बेटी है उसकी आयु उस वक्त 17 वर्ष हो चुकी थी, यानी मात्र 7 साल छोटी थी वो।
अपनी नई मां से। अब यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग बात होती है। इंटरेस्टिंग बात देखिए क्या होती है कि मिल्टन उस वक्त कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुका था, पहली शादी हुई थी उसके जस्ट थोड़े ही दिन बाद में ग्लूकोमा नाम से बीमारी हो गई थी उसको। डॉक्टर ने साफ कह दिया था भाई साहब इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई मत किया करो, बट मिल्टन वॉज स्टूडियस पर्सन। ही यूज टू बर्न द मिडनाइट ऑयल एट नाइट, लेट नाइट, देर रात तक पढ़ता था। ठीक है, बावजूद इसके कि डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था कि भैया ये थोड़ा पढ़ना लिखना कम कर दो नहीं तो आंखें चली जाएंगी। लेकिन सिविल वॉर के बाद में जो क्रोमेल की सत्ता आई थी, क्रोमेल की सत्ता पे आने के बाद में जो पैम्पलेट्स का आदान प्रदान हो रहा था, ठीक है, जो उनको उत्तर देने पड़ते थे विरोधियों को अपने लेखन कार्य के माध्यम से, उसके लिए किताबें लिखनी पड़ती थी, तो उसकी वजह से ये इनकी मजबूरी हो गई थी। तो मिल्टन अंधा हो गया था 1652 में। अब मिल्टन पूरी तरह से डिपेंड हो गया किस पे? अपने बच्चों पे डिपेंड हो गया, अपने नौकर पे डिपेंड हो गया। इसी बीच में एंड्रयू मार्वल जो है, जी हाँ एंड्रयू मार्वल, ठीक है, तो उन्होंने काफी साथ दिया इनका, अंत तक साथ में थे इनके। मिल्टन तीसरी शादी करते हैं। तीसरी शादी की जो सूचना है उन्होंने घर पर अपने बच्चों को इस बात की पहले खबर ही नहीं होने दी। शायद अंदेशा था कि मेरी शादी में ये रुकावट डालेंगे, बाधा बनेंगे, ठीक है, जो स्वाभाविक सी बात थी कि अपने से 31 वर्ष छोटी लड़की से ये शादी करने जा रहे हैं। और जो उनकी सबसे बड़ी बेटी एनी जो थी उस वक्त 17-18 वर्ष की थी, और जिस लड़की से शादी कर रहे हैं वो 24 वर्ष की है, तो निश्चित रूप से इस तरह की बातें तो होना स्वाभाविक था ही। अब देखिए होता क्या है, अब एक नौकर को ही भेजते हैं, जो इनका नौकर था उसको भेजते हैं कि जाकर के बच्चों को कह दो कि मैंने शादी कर ली है, और उनको कहो कि मैं घर पे आ रहा हूं तुम्हारी नई माँ को लेकर के। तो साहब ये एंग्लो इंडियन पॉइंट, सर आई एम कालू राम जागीर, रीट मेंस इंग्लिश में 95.61। बड़ा इन सब सवालों के अपन बाद में जवाब देंगे, अभी बात नहीं कर पाए, अभी बिल्कुल फ्लो में अभी चल रहे हैं, थोड़ा सा आप सुनिए, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। कोई चीज़ इससे रिलेटेड आपको पूछनी है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो एक बार आप पूछिए, है ना। तो कालूराम अपन थोड़ा सा इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। तो नौकर के माध्यम से सूचना भेजेगी, तो बेटी जो थी उसने कहा वाह ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इससे अच्छी खबर ये हो सकती थी आप ये खबर लेकर के आते कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, तो वो खबर मुझे ज़्यादा अच्छी लगती। तो इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि जॉन मिल्टन के जो पारिवारिक रिश्ते जो हैं वो किस कदर जो खराब हो गए थे। दुनिया को दिखाने के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन रिश्ते जो हैं काफ़ी खराब हो गए थे। अब एलिजाबेथ मिन्शुल जो है वो आती है इनकी माँ बन करके, तो वो इन बच्चों को थोड़ा दबाने की कोशिश करती है, और इस बात में थोड़ी सफल भी रहती है। ऊपर से देखने पे लगता है कि हाँ मिल्टन परिवार जो है बहुत सही है, जैसे पानी की बोतल होती है मिल्टन उसकी तरह से, ठीक है। हाँ, ये ठंडा पानी डाल दिया तो बाहर पता नहीं चलेगा ठंडा है, और अंदर गर्म है तो बाहर पता नहीं चलेगा गर्म है। तो मिल्टन फैमिली भी वही वैसी ही थी, मिल्टन की बोतल की तरह से, कि अंदर बहुत कुछ गड़बड़ चल रही थी, लेकिन बाहर जो है हैप्पी फैमिली, ठीक है, वी आर फैमिली, ये दिख रहा था। अब मिल्टन जो है 1663 में शादी करी इसने, इसी वक्त इसने अपना पैराडाइज लॉस्ट जो है वो भी निपटा लिया था। 1658 में लगे थे पैराडाइज लॉस्ट लिखने में, ठीक है, ये भी इसने फिनिश कर लिया। अपने 31 वर्ष के इस बीवी की मौत हो गई थी। अब यहां पर थोड़ा स्मूथ इनके अकॉर्डिंग चल रहा था, ये डिक्टेट करते थे, बच्चे लिख देते थे, कभी नौकर लिख देता था, कभी एंड्रयू मार्वल वगैरह ये हेल्प कर देते थे, बीवी लिख देती थी, ठीक है। लेकिन बच्चों का व्यवहार जो है इसके प्रति अच्छा नहीं था। उसके पीछे बिल्कुल ऑब्वियस रीजंस हैं, आज भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसको भी ऐसा ही भुगतना पड़ेगा। खैर, मिल्टन ने 3 शादियां करी, तीनों ही शादियां जो करी कुंवारी लड़कियों से करी, और तीनों ही जो लड़कियां जो थी वो उससे उम्र में काफी छोटी थी, ठीक है। और बच्चों द्वारा इसको थोड़ा परेशान भी किया गया था, ठीक है। ये सब बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है।
मिल्टन की अपन ने पढ़ाई की बात भी करी थी कि सेंट पॉल स्कूल के बाद में ये चले जाते हैं आपके क्राइस्ट कॉलेज में और वहाँ 7 साल रुकते हैं। उसके थोड़े वक्त बाद में लगभग 6 वर्ष के समय तक ये इंडिपेंडेंट स्टडी जो है करते हैं उसके बाद में, और साथ साथ में घूमने भी जाते हैं। इटली इधर गए, फ्लोरेंस की तरफ गए तो वहाँ पर गैलीलियो से मुलाकात करी, और गैलीलियो एकमात्र इनके समकालिक रहे जिनका जिक्र ये अपनी पैराडाइज लोस्ट में करते हैं। ये सब बातें अपन ने अभी थोड़ी देर पहले जानी है। ठीक है, कुछ बातें अपन थोड़ा सा और कर लेते हैं मिल्टन के बारे में। तो यहां अपन एक बार स्लाइड्स की हेल्प ले लेते हैं। यहां पर मैंने कुछ मैटर आपके लिए पहले से तैयार कर रखा है, ये तो खैर आपको मिल ही जाएगा, है ना। विदेश मामलों के सेक्रेटरी इनको नियुक्त कर दिया गया था, है ना। प्रमुख रचनाओं की भी बात करेंगे अभी अपन। प्रसिद्धि का कारण क्या है, तो प्रसिद्धि का कारण इनका पैराडाइज लोस्ट है। वैवाहिक जीवन की अभी मैंने बात करी थी आपसे, ठीक है। बाद में आगे चल करके जॉन मिल्टन जो है, इनका निधन जो है वो आपका हो जाता 8 नवंबर 1674 में। किडनी फेल हो गई थी इनकी, ठीक है, तो उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए कुछ इनकी रचनाएं जो हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। ये जो आपके एग्जाम हैं ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और भी यदि आप किसी एग्जाम में अपीयर होते हैं तो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला देखिए, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये इन्होंने जब ये क्राइस्ट कॉलेज में थे तभी इन्होंने लिख दिया था 1629 में, 1629 में। इसके बाद में एक और इनकी रचना को ध्यान में रखिएगा, ऑन शेक्सपियर। जी हां, जिसमें ये कहते हैं कि कोई भी मानव निर्मित वस्तु जो है शेक्सपियर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती। शेक्सपियर की खुद की रचनाएं जो हैं उसके खुद के लिए क्या है, श्रद्धांजलि है। ये उन्होंने लिखा 1630 में, तब भी कहां थे, क्राइस्ट कॉलेज में ही थे। ये वो वर्ष जब इन्होंने क्या किया था, अपनी पढ़ाई जो है अकम्प्लिश करी थी, पढ़ाई कंप्लीट करी थी, तब की बात है। इसके बाद इन्होंने 1634 में एक मास्क नाटिका जो है वो लिखी, जो कि क्या होती है, थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लीजिए कि मास्क क्या होता है। मास्क एक नाटिका होती है, एक नाटक होता है जिसका प्रदर्शन जो है, जिसका मंचन जो है वो किसी दरबार के अंदर या किसी फंक्शन में, जैसे कोई अमीर व्यक्ति है, जैसे कोई अमीर व्यक्ति है और उसके घर पे कोई शादी है, शादी में मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए इस नाटिका का आयोजन किया जाता है, मंचन किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं काफी चमकीले भड़कीले कपड़े पहनते हैं, और सबसे बड़ी बात अपने चेहरे पे मुखौटा लगाते हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी वर्च्यू या वाइस को। और जो दर्शक हैं उनके बीच में ही इस प्रकार के नाटक का मंचन होता है, और फिर अंत में क्या होता है, वो लास्ट में कोई गाना बजाना होता है और दर्शकों को, उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, सब नाचते गाते मजे करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की मास्क नाटिका थी जिसका नाम था कोमस, COMUS। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं इसका नाम, कोमस। और संभवतः ये लिटरेचर में अंतिम मास्क नाटिका रही है। 1634 में ये पब्लिश हुई थी, और एट लडलो कैफल जो है वहां पर इसको सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था। जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, कुछ कैरेक्टर्स है, चमकीले भड़कीले कपड़े पहन रखे हैं, मास्क वगैरह लगा रखे हैं उन्होंने, मुखोटे लगा रखे हैं, और फिर किसी नाटक का ये क्या कर रहे हैं, मंचन कर रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 1638 में, 1638 में पब्लिश हुई इनकी लिसिडस। 37 में लिख दी थी। तो मिल्टन कंपोज अ पास्टरल एलिजी। ये क्या थी,
ये पास्टरल एलेजी थी जिसका नाम लिसिडस था। किसके लिए लिखी थी? विच कॉमेमोरेट्स द डेथ ऑफ ए फेलो स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज। क्राइस्ट कॉलेज में इनके एक साथी थे, ठीक है, एडवर्ड किंग। वो राजा नहीं थे, नाम था उनका एडवर्ड किंग। तो एडवर्ड किंग जो है वो पानी में उनके डूबने से मृत्यु हो गई थी। आयरिश सागर जो है उसमें पानी में डूबने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसकी याद में इन्होंने लिसिडस लिखा था, 1637 में लिखा था, पब्लिश 38 का है, ठीक है। अब ये पोएम कैसी है? पहली बात तो ये है आपकी पास्टरल एलेजी है। दूसरा ये एलेगरिकल है, सभी ध्यान रखिएगा इसको। लिटरेरी फॉर्म जो है आपने आपके सिलेबस में दे रखे हैं, तो वहां पर एलेजी भी आपके दे रखा है। तो एलेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि 1637 में ये आपकी आ गई थी। और ये एक पास्टरल एलेजी है, एलेगरिकल है। तो यहां पर एलेगरिकल क्यों है? क्योंकि जो पात्र इसमें दिया गया है वो किसी और को रिप्रेजेंट करता है। जैसे किंग, किंग कौन था? इसका मित्र, इज कॉल्ड लिसिडस। किंग को यहां पर क्या कहा गया है? लिसिडस। और लिसिडस क्या है? ये जो क्लासिकल जो एलेजीज जो पुरानी हुआ करती थी, जो शेफर्ड जो होते थे पास्टरल एलेजीज में, उन शेफर्ड का नाम होता था लिसिडस, ठीक है। तो इस तरह से ये पास्टरल एलेजी भी है और एलिगरिकल भी है, दोनों बातों को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा लिसिडस के बाद में। फिर एरियोपैसिटी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड दोनों विद्यार्थियों को कह रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए नाम है, आप इसको जरूर इसको याद रखिएगा। द मोस्ट रिनाउंड ट्रैक्ट बाय मिल्टन इज एरियोपैसिटिका, 1644 में आया था, विच ओपोजेस गवर्नमेंटल लाइसेंसिंग ऑफ पब्लिकेशंस और प्रोसीजर ऑफ सेंसरशिप। सरल शब्दों में यूं समझिए कि एरियोपैसिटिका क्या था? जो प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उस पर जो बंदिश लगा दी गई थी, ठीक है, सरकार के द्वारा, उसकी खिलाफत के स्वरूप इन्होंने लिखा था एरियोपैसिटिका, ठीक है। प्रश्न सीधा सीधा यूं पूछ सकते हैं कि प्रेस की आजादी से संबंधित निम्न में से कौन सा वर्क है जॉन मिल्टन का? तो नाम याद रहेगा आपको, एरियोपैसिटिका। क्लियर? ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद में 1642 में जब इनकी शादी हुई थी, पत्नी वापस जो है चली गई थी, वापस नहीं लौटने के लिए, तो उन्होंने 1643 में परेशान होकर के डिवोर्स अर्थात तलाक जो है, डिवोर्स ट्रैक्ट्स लिखे, अर्थात तलाक होने चाहिए, उस वक्त अमूमन होते नहीं थे, तो होने चाहिए, इस विषय पर उन्होंने लिखा डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। क्लियर? इस प्रश्न को यूं पूछ सकते हैं, डिवोर्स शब्द को हटा दिया जाए और यह पूछा जाए कि डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन, इसका रिलेशन किससे है? प्रेस की आजादी से, डिवोर्स से, इस तरह से करके यह पूछा जा सकता है प्रश्न। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कल अपन पढ़ेंगे, ठीक है, यह लिखा गया था 1652 में, 1652 में। ऑन द लेट मैसाकर इन द पिडमोंट, ये 1655 में आया था इनका। और फिर आगे बात करिए पैराडाइज लॉस्ट की, जो इनकी सबसे महान कृति थी, 1667 में पब्लिश हुआ था 10 भागों में। कितने पार्ट थे इसके? 10। फिर वापस ये पब्लिश हुआ 1674 में, तब इसके पार्ट कितने हो गए थे? 12। ठीक है। अब पैराडाइज लॉस्ट क्या है, इसके बारे में अपन थोड़ा विस्तार से यदि चर्चा करेंगे तो यहां पर काफी वक्त निकलेगा, ठीक है, तो इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। हाल फिलहाल आप यो समझिए, इसकी थीम के बारे में समझिए। थीम सिर्फ इसकी इतनी सी थी, टू जस्टिफाई या जस्टिफिकेशन ऑफ द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा भी गया है कि व्हाट इज द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो इसकी थीम क्या है? जस्टिफिकेशन ऑफ वेज ऑफ गॉड टू मैन, अर्थात मनुष्य के प्रति जो ईश्वर का जो नजरिया है उसको जस्टिफाई करना, ये इसकी थीम है। फिर इसके बाद में
पैराडाइज रीगेंट जो है इन्होंने लिखा 1671 में आया, और इसी के साथ में एक और किताब इनकी आती है सैमसन एगोनिस्टस, सैमसन एगोनिस्टस, ठीक है, ये रहा आपका, जो 1671 में ही आया था आपका। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं आपने देखी हैं किसकी, जॉन मिल्टन की, क्लियर। और यहां अपन इस बात पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कल जब अपन वापस मिलेंगे 8 बजे, तब हम बात करेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। जी हाँ, तो दोस्तों पढ़ करके आप तैयार रहिएगा। यदि आप सामने से टॉपिक से रिलेटेड सवाल करेंगे तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है, और आपका साथ जो है मुझे काफ़ी सपोर्ट देगा, और इसी तरह से आप मेरे साथ रहेंगे और मैं आपके साथ रहूँगा, और आप और मैं मिल करके बन जाएंगे हम। और जहाँ पर हम की ताकत होती है वो ताकत हमेशा ही जीतती है, क्योंकि सही कहा है ना किसी ने, यूनियन इज स्ट्रेंथ, अर्थात संगठन में ही क्या होती है, ताकत होती है। तो इसी प्रकार भी आप लोग भी साथ में बने रहिए, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जो पहले से सचेत हैं, आप लोग वो लोग हैं जो पहले से एग्जाम के आने से पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग वो लोग हैं जो रेस शुरू होने से पहले ही आपने दौड़ शुरू कर दी है, आप वो लोग हैं जो ये सोच करके बिल्कुल हर रोज़ तैयारी करते हैं कि इस वक्त मेरा कोई कॉम्पिटिटर जो है वो सो रहा होगा, आराम कर रहा होगा, और लेकिन मैं आराम नहीं करूँगा, मैं भी काम करता रहूँगा, पढ़ाई करता रहूँगा, और ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड जो भी जॉब है मैं उसको बिल्कुल एक्वायर करूँगा। तो दोस्तों मैं अशोक जांगेड़ आप लोगों के साथ हमेशा हाजिर रहूँगा, और कल हम वापस मिलते हैं इसी समय पर, और तब हम पढ़ेंगे आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन का, ठीक है। तो आप लोग भी इसको थोड़ा पढ़ कर के आइएगा, मज़ा दोगुना हो जाएगा। तब तक के लिए आपसे मैं इतना ही कहूँगा, गुड नाइट, वंदे मातरम।